at the last 2 weeks positivity, it is less than 1%, 0.6. However, there are regional variations that we will be highlighting. So, which are the states that are reporting still a very high number of cases? They are Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, and Mizoram. Kerala is still reporting almost, if we look at last 2 weeks, 45,000 cases, Maharashtra 11,000 cases, Tamil Nadu more than 8,800, West Bengal 7,600, Karnataka 4,000 plus, and Mizoram 2,500 plus. What is the cause of concern for us is the case positivity in Kerala, which is 6.1, and in Mizoram, which is 8.2. So, compared to the national case positivity, which we have just shared to you, both Mizoram and Kerala are showing very high case positivity still. And we have also shared with you of the total number of tests that these states do, what is the share of RT-PCR? Ideally, RT-PCR should be in the region of 60 to 70% of the total tests that are conducted. However, there are certain states here where that percentage is still significantly lower. There are 20 districts in the country where case positivity is more than 5%, but less than 10%. देश में 20 जिले ऐसे हैं जहां की जो पॉजिटिविटी की दर है वो 5% से ज़्यादा है, लेकिन 10% से कम है. इन 20 जिलों में से 9 केरल में हैं, 8 मिज़ोरम में हैं, 1 सिक्किम में है, 1 मणिपुर और 1 पश्चिम बंगाल में है. उसी प्रकार से 2 जिले ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है. तो इस प्रकार 22 जिले ऐसे हैं देश में जो कि हमारे लिए चिंता का विषय हैं. और इन राज्यों से जिनमें ये जिले स्थित हैं, हम लगातार कंसल्टेशन में हैं, परामर्श में हैं, और हमारी केंद्रीय दल भी इन जगह पर भ्रमण करके टेक्निकल सपोर्ट देते हैं. तो ये 2 जिले जहां 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ये मिज़ोरम में है. अब हम ओमिक्रॉन की बात करेंगे. आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो विश्व में 108 देशों में 1,51,000 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 26 इसमें मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं. जो 10 देश हैं अधिकतम संख्या के आधार पर, वो हैं यूके, डेनमार्क, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और एस्टोनिया. यानी 10 देशों में मैक्सिमम जो कोविड के केसेस हैं उसमें यूके में 90,000 से ज़्यादा केसेस हैं, डेनमार्क में 30,000 से ज़्यादा केसेस हैं, नॉर्वे और कनाडा में 5,000 से ज़्यादा हैं, यूएसए और जर्मनी में 3,000 से ज़्यादा हैं, और साउथ अफ्रीका में 1,600 से कुछ अधिक हैं. ये हमने विश्व के नक्शे पर भी आपको कलर कोड के माध्यम से ये दिखाया है कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड क्या है. अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में किस प्रकार के गाइडेंस दिए हैं. WHO ने 7 दिसंबर 2021 को ये कहा कि ओमिक्रॉन हैज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा. इसका अर्थ ये है कि जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है. WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर. तो ये अपने आप में चिंता की बात है. इसलिए हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत सख्ती से अपनाने की आवश्यकता है. दूसरा, WHO ने ये कहा कि अ हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन compared to Delta has been confirmed by household and contact studies in United Kingdom.
यूके में जो स्टडीज़ हुई उन्होंने बताया कि घर के भीतर और जो पॉजिटिव ओमिक्रॉन व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन संतोष की बात यह है कि WHO का ये भी कहना है, और हमने भी अपने देश में देखा है, कि जो थेरेपेटिक इंटरवेंशन है यानी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो कोविड के लिए हमने अपनाए थे और डेल्टा के लिए भी अपनाए थे, वो भी VOC है, वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी होंगे। लेकिन फिर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न और हाई रिस्क वेरिएंट क्यों माना जा रहा है? इसके लिए WHO ने 3 कारण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो हमने आपसे शेयर की। उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि एविडेंस अभी भी इमर्ज कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इम्यून एस्केप का जो पोटेंशियल है इस VOC का, वायरस ऑफ कंसर्न का, वो ज़्यादा है, यानी इम्यून सिस्टम से वो एस्केप करता है। हाई ट्रांसमिशन रेट भी हैं जिनसे कि मल्टीपल सर्जेस हो सकते हैं और भविष्य में भी सर्जेस हो सकते हैं। ये 17 दिसंबर को WHO ने कहा। उसके बाद 22 दिसंबर को उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो भी हम आपके ध्यान में लाना चाहेंगे। 22 दिसंबर को WHO ने एक ब्रीफिंग आयोजित की। उसमें WHO के डायरेक्टर जनरल ने ये बोला कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले अधिक तेज रफ्तार से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैंकेट यूज़ ऑफ बूस्टर डोजेज के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? उसका उन्होंने कारण दिया। उन्होंने ये कहा, नो कंट्री कैन बूस्ट इट्स वे आउट ऑफ द पेंडेमिक एंड बूस्टर्स कैन नॉट बी सीन एज टिकट टू गो अहेड विद प्लान्ड सेलिब्रेशंस विदाउट द नीड फॉर अदर प्रिकॉशंस। साधारण हिंदी में इसका अर्थ ये है कि केवल बूस्टर लगा लेने से अगर आपको लगेगा कि पेंडेमिक से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बूस्टर मिल गया, इसलिए आप तरह तरह के उत्सव और त्योहारों में भाग लें, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं WHO कि वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ अन्य कदम भी महत्वपूर्ण हैं। अन्य कदम क्या हैं? अन्य कदम है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, आप भीड़ भाड़ से बचें, आप अगर आपने दूसरा डोज नहीं लिया है तो उसको लें, यदि आपके पास लक्षण आपको दिखते हैं तो आप अपने को टेस्ट कराएं, आइसोलेट करें। इस प्रकार के स्टेप्स अभी भी लिए जाने होंगे वैक्सीनेशन के बाद भी। WHO में ही जो उनके चीफ एनालिस्ट हैं अब्दी मोहम्मद, उन्होंने कहा, ऑल्दो वी आर सीइंग अ रिडक्शन इन द न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज, almost all data shows T cells remain intact. That is what we really require. While the antibody defenses from some courses have been undermined, there has been hope that T cells, the second pillar of an immune response, can prevent severe disease by attacking infected human cells. अब ये कॉन्सेप्ट दो हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप टीका लगाते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं और वो फिर बीमारी से लड़ती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपके शरीर में टी सेल्स भी होते हैं और वो टी सेल्स याद रखते हैं बीमारी को, और जब भी बीमारी पुनः आती है तो वो फिर सामना करते हैं। तो केवल ये कहना कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर नीचे आ गया इसलिए अब मैं खतरे में पड़ गया हूँ, ये संभवतः ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर आपका न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स नीचे आ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, विच दे डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट दे डोंट बिकम जीरो। इट इज़ नॉट ऑल एंड नथिंग सिनेरियो, या तो सब कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं है एंटीबॉडी टाइटर्स के मामले में। वो धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन जब तक वो एक डिफाइंड थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं तो वो बीमारी का मुकाबला करेंगे। इसके साथ साथ टी सेल्स भी बीमारी का मुकाबला करते हैं, यही अब्दी महमूद कहना चाह रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट किस प्रकार से फैला। ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं
वो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या है। इस समय देश के 17 राज्य और संघ शासित क्षेत्र 358 ओमिक्रॉन केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। So there are now 358 Omicron cases in 17 states and UTs of India. We will now show the same figure in India's map. So there are 17 states and UTs, 358 cases, and 114 of them have recovered. So this is also important. We have also shared with you the breakup of these 350 cases state-wise and UT-wise, as well as the number of cases that have recovered state-wise and UT-wise. Equally important is an analysis of 183 cases that has been done, 183 Omicron positive cases. So out of these 183 cases that were analyzed, we found 121 had foreign travel history. हमने 183 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से 121 केसेस की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। 44 मामलों में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अधिकांश फॉरेन ट्रैवल्स के ट्रैवलर्स के कॉन्टैक्ट्स थे और 18 लोग ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो 39% ओमिक्रॉन पॉजिटिव मामले इस 183 में महिलाएं थीं और 61% पुरुष थे। वैक्सीनेशन स्टेटस एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इन 183 में से 87 लोग फुली वैक्सीनेटेड थे और 3 लोग ऐसे थे जिनको कि 3-3 डोज मिली हुई थी। इन 3 मामलों में से 2 मामले दिल्ली में और 1 मामला मुंबई में पाया गया है। 7 लोग अनवैक्सीनेटेड थे, 2 लोग पार्शियली वैक्सीनेटेड थे यानी उनको 1 डोज मिली थी और 16 लोग ऐसे थे जो इनएलिजिबल थे यानी जिस भी देश से आ रहे थे उनके नेशनल वैक्सीनेशन कार्यक्रम में उस आयु वर्ग को नहीं कवर किया जाता था, तो इसलिए हम उसको दिखा रहे हैं। और 73 लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन स्टेटस अननोन है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है और इसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। भारत सरकार इस स्थिति के प्रति पूरी तरह से सचेष्ट है। 27 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में लगातार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के साथ विमर्श किया है, जिसमें नीति आयोग की ओर से डॉक्टर पॉल और ICMR और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की ओर से डॉक्टर बलराम भार्गव और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर गोखले और अन्य जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो शामिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 नवंबर से लेकर आज तक 2 बार बहुत विस्तार से पूरे मामले की समीक्षा की है और व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी 25 नवंबर से ही लगातार हर दिन सुबह 9:30 बजे इस मामले की दैनिक आधार पर समीक्षा कर रहे हैं ताकि भारत सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो रियल टाइम में लिया जा सके। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि 21 दिसंबर को भारत सरकार ने राज्य सरकारों के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट जारी किया था, जिसमें ये कहा गया है कि यदि किसी भी ज़िले में टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा होती है, वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी, और बेड ऑक्यूपेंसी ऑक्सीजन बेड्स की या ICU बेड्स की 40% से ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन किए जाने चाहिए। ये इंटरवेंशन कंटेनमेंट, टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस, क्लिनिकल मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधित हैं। किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं उसके उदाहरण भी भारत सरकार ने इस पत्र में दिए हैं और हमें ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि अनेक राज्यों ने इसका पालन 21 तारीख के बाद से करना शुरू कर दिया है। अब कुछ बात हम तैयारी की करेंगे। पहली और दूसरी जो सर्ज हुई हमारे देश में, उसके अनुभव के आधार पर हमने देश भर में 18 लाख से ज़्यादा आइसोलेशन बेड्स तैयार किए हैं। 4,94,000 लगभग 5 लाख
ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार हुए हैं, 1,40,000 के लगभग आईसीयू बेड तैयार हुए हैं, 24,000 पीडियाट्रिक आईसीयू हैं, बच्चों के आईसीयू, 64,000 पीडियाट्रिक नॉन आईसीयू, बच्चों के लिए नॉन आईसीयू बेड्स तैयार हुए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज 2 ECRP 2 जिसे कहा जाता है, की घोषणा भारत सरकार ने अगस्त महीने में की थी, अगस्त 2021 में। ये 23,123 करोड़ का पैकेज है। इसकी 50% राशि राज्यों को हमने रिलीज़ कर दी है, जिससे कि वो 96,000 एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स तैयार कर रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा आईसीयू बेड तैयार कर रहे हैं और 9,000 से ज़्यादा पीडियाट्रिक आईसीयू बेड तैयार कर रहे हैं। तो तैयारी का एक पहलू आईसीयू और ऑक्सीजन बेड से संबंधित है, जो राज्यों के सहयोग से बहुत तेज़ी से हुआ है। उसकी उपलब्धि और भविष्य में वो क्या करेंगे वो भी हमने आपके साथ साझा किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई का है। हालांकि अभी तक जो विश्व का अनुभव है और साउथ अफ्रीका का अनुभव है, उसमें ओमिक्रॉन के मरीजों को अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। एडिशनल मेडिकल ऑक्सीजन हैज़ नॉट बीन रिक्वायर्ड based on the experience of South Africa and other countries of the world. However, we need to be vigilant, as I have said, we need to be proactive. So this is what we have done. आप लोगों को स्मरण होगा कि जब पहली वेव हमारे देश में आई थी, तो उस समय जो टोटल मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई किसी भी एक दिन में सबसे ज़्यादा, तो वो 1,000 मेट्रिक टन की थी। दूसरी वेव के समय वो बढ़कर 10,000 मेट्रिक टन हो गई। So there was a 10-fold increase in the demand of medical oxygen from first wave to the second wave. That is from September 2020 to May 2021. And because of the collective efforts of the union government and the state government and all ministries of government of India, we were able to address that 10-fold increase, and we managed to supply that 10,000 metric ton medical oxygen. Today, we have created a capacity of 18,800 metric ton of medical oxygen per day. So that is the kind of significant increase that we have done after the second surge. We will now talk of vaccination. This is another significant achievement. 89% of the entire adult population of our country has received at least one dose. देश की वयस्क जनसंख्या के 89% लोगों को कम से कम एक डोज मिल गई है। 61% of the adult population of the country is fully protected. They have received both the doses. 61% देश की जो वयस्क जनसंख्या है उसको दोनों डोजेज मिल गई हैं। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 140 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। 19 राज्य ऐसे हैं जिनका की पहली डोज का कवरेज 90% से भी ज़्यादा है। नेशनल एवरेज इज 89% एंड दीज आर 19 स्टेट्स विच हैव डन मोर देन 90%. There are states you will see here who have done 100%. However, the cause for concern for us are these 11 states where the first and second dose coverage is less than the national average. So we have engaged with these states on a continuous basis. Our last such review was yesterday. ऐसे 11 राज्य और संघ शासित क्षेत्र जहां पहले और दूसरे डोज का कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है, उसकी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। इनके साथ हमारा लगातार परामर्श चलता है और हमने अंतिम समीक्षा जो इन राज्यों के साथ की थी वो कल जो गुजर गया की, और उसमें इस तरह की रचना बनाई कि इसको और कैसे बढ़ाया जा सके। तो आगे जाते हुए हमें क्या करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल समीक्षा की बैठक आयोजित की थी उसमें उन्होंने कहा कि सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। सतर्क और सावधान हम उन 5 स्तंभों पर आधारित मिशन मोड अप्रोच को लेकर ही रह सकते हैं।
So this whole strategy of being Satark and Savdhan is based on the 5 pillars of test, track and surveillance, treatment, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमारा ये कहना है कि राज्यों को टेस्ट्स की संख्या बढ़ानी होगी और टेस्ट में आरटीपीसीआर और रैट का जो प्रोपोर्शन जो मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले, उससे कंप्लायंस उसका करना होगा। अगर आपके आरटीपीसीआर टेस्ट कम हो रहे हैं तो उनकी संख्या को बढ़ाना होगा। ट्रैकिंग और सर्वेलेंस जरूरी है। टेस्ट आपको केवल ये बताता है कि कितने लोग पॉजिटिव हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं उनके कौन कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या वो कॉन्टैक्ट्स आप ट्रैक कर पा रहे हैं, क्या उन कॉन्टैक्ट्स के आप समय पर टेस्ट कर रहे हैं, और क्या आप ये पता लगा पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट्स में कितने पॉजिटिव हैं। तो ये दूसरा पिलर है। तीसरा ट्रीटमेंट पर है, जिसमें ऑक्सीजन और बेड्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। हमारा ये भी कहना है और WHO का भी कहना है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं वो इस पर प्रभावी हैं, तो उस पर काम करने की आवश्यकता राज्यों को है। साथ ही वैक्सीनेशन अभी भी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने आज भी पहली डोज नहीं लगाई वो लगाएं, जिनकी दूसरी डोज का समय हो गया वो दूसरा डोज लगाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अत्यंत आवश्यक है।